हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 3। ठीक है। तो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक बताया गया है। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी इस साल परीक्षा देने वाले हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, और जो इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का इस पार्ट 3 का सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। बताना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, इसका उत्तर है, जब दो आवेश समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जब दो आवेश समान परिमाण के, देखिए ये भी क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है। देखिए प्रकृति विपरीत होना चाहिए। देखिए ये प्लस क्यू है और क्या है, ये माइनस क्यू है। ये कुछ निम्न दूरी पर स्थित है, दूरी क्या माना गया है, इसको 2 है। तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। तो परिभाषा याद हो जाएगा कि जब दो आवेश समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22। अगला प्रश्न पूछा जाता है, देखिए इसी से रिलेटेड है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है। इसके पहले था कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसका मात्रक लिखे, इसका मात्रक भी लिखना है। तो देखिए उत्तर है इसका कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव अगर क्या है कि देखिए विद्युत द्विध्रुव है, इसके किसी एक आवेश ले लीजिए, क्यू ले लीजिए या माइनस क्यू, इसका परिमाण लीजिएगा तो प्लस होगा। तो P बराबर होता है क्यू और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2 है। तो क्यू इंटू क्या हो गया, 2 है। तो P बराबर हो गया क्यू इंटू 2 है। ठीक है। ये एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ लिखा है, नोट में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। देखिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक होगा कूलम मीटर। ठीक है। बीमा पूछा जाए तो क्या होगा, LTA, क्या होता है, LTA। और राशि पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है, एक सदिश राशि है। ओके। अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है 23 नंबर, समविभवीय पृष्ठ क्या है, इसके गुणों को लिखे। ठीक है, पूछा जाता है। तो देखिए समविभवीय पृष्ठ का उत्तर होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभवीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभवीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि समविभवीय पृष्ठ के गुण लिखे तो समविभवीय पृष्ठ के निम्नलिखित गुण है, एक एक करके देखिए। सबसे पहला, समविभवीय पृष्ठ पर आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी समविभवीय पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करें तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवीय पृष्ठ पर लंब होती है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवीय पृष्ठ पर कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवीय पृष्ठ पर लंब होती है। अगला है पॉइंट 3, देखिए, दो समविभवीय पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़ लिए कि समविभवीय पृष्ठ क्या है और इसके गुण क्या है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या हम लोग का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पोलराइड क्या है, इसका उपयोग लिखे। ठीक है। पूछ रहा है कि पोलराइड क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तर देखिए, बोल रहा है कि पोलराइड पॉलीविनाइल एल्कोहल से बना एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है।
तो पोलराइड क्या है, परिभाषा पुनः पढ़िए। पोलराइड पॉलीविनाइल एल्कोहल से बना एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग पूछे तो क्या बोलेंगे, लिखिए इसके निम्नलिखित उपयोग है। एक एक करके देख लीजिए। पहला देखिए उपयोग है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने में। एक उपयोग तो यह हो गया कि पोलराइड का उपयोग अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने में किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है 3D फिल्मों बनाने में। ठीक है, 3D फिल्म बनाने में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है ट्रेन और हवाई जहाज के खिड़कियों में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है चश्मे में पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आप पढ़ लीजिए कि पोलराइड क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग का देखिए, प्रश्न संख्या कितना है, 25। प्रश्न है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखें। ठीक है, इस प्रश्न में हमें अंतर लिखना है एन टाइप चालक और पी टाइप अर्धचालक में। तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या लिखे, एन टाइप में इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिंपल है कि एन टाइप निगेटिव होता है, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश जो वाहक होते हैं वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें आवेश के वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आवेश के वाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। चलिए दूसरा आंसर देखिए, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स होते हैं। तो इसमें अल्पसंख्यक क्या होते हैं, आवेश होल्स होते हैं। तो इसमें पढ़ लीजिए कि इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी टाइप में अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एन टाइप में अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल्स। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्वों को मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, यानी जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व यानी ग्रुप 15 के तत्वों को मिलाया जाता है तो एन टाइप यानी निगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए तो क्या बोलते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है, त्रिसंयोजी तत्व यानी ग्रुप 13 के तत्वों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक में ग्रुप 13 के तत्वों को मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, ग्रुप 15 के तत्वों को मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़े, 25 नंबर प्रश्न है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में अंतर लिखें। ओके, देखिए प्रश्न संख्या हम लोग का है 26 प्रश्न है भू तरंगे, आकाशीय तरंगे और व्योम तरंगे को समझाए। ठीक है, ये तीनों तरंगों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है भू तरंग संचरण। ठीक है, रियल में संचरण पूछा जाता है। तो देखिए बोलता है कि पृथ्वी पर लगे एंटीना द्वारा सूचना को पृष्ठ से परावर्तित करके भेजने की क्रिया को भू तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जो एंटीना लगे होते हैं उस एंटीना के द्वारा सूचना को पृथ्वी की पृष्ठ से परावर्तित करके भेजा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भू तरंग संचरण विधि। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, आकाशीय तरंग संचरण। क्या है, आकाशीय तरंग संचरण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि जब पृथ्वी पर सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आइनोस्फीयर के ई लेयर और एफ लेयर, ठीक है, आइनोस्फीयर में जो ई लेयर होते हैं और एफ लेयर, इनसे परावर्तित करके भेजा जाता है तो उसे आकाशीय तरंग संचरण कहते हैं। ठीक है, यानी आकाशीय तरंग संचरण में क्या होता है कि पृथ्वी पर जो सूचना होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, किसके माध्यम से, तो आइनोस्फीयर के ई लेयर और एफ लेयर से परावर्तित करके। तो इसका नाम दिया जाता है आकाशीय तरंग संचरण। ठीक है, तीसरा देखिए क्या था हम लोग का, व्योम तरंग संचरण। ठीक है, तो व्योम तरंग संचरण में क्या होता है,
बोलते हैं कि इसमें सूचना को ट्रोपोस्फेयर से परावर्तित करके या डायरेक्ट सीधे भेजा जाता है। ठीक है, तो व्योम तरंग संचरण में क्या होता है, इसमें सूचना लिया जाता है, उसको ट्रोपोस्फेयर से परावर्तित करके भेजा जाता है या डायरेक्ट यानी सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमसे पूछा जाए कि भूतरंग संचरण, आकाशीय तरंग संचरण या व्योम तरंग संचरण को समझाए, तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। ओके, अगला प्रश्न हम लोग का देखिए है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता को समझाए। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, ट्रांसफार्मर का परिभाषा लिखना है और इसकी दक्षता क्या है इसका भी परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च विभव निम्न धारा को, ठीक है, उच्च विभव निम्न धारा को निम्न विभव उच्च धारा में या निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित कर देता है। देखिए कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, देखिए यह उच्च विभव निम्न धारा, उच्च विभव निम्न धारा को किस में बदल देगा, निम्न विभव उच्च धारा में। ठीक है, या निम्न विभव उच्च धारा, निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिभाषा ध्यान रखिएगा। अब है इसमें ट्रांसफार्मर की दक्षता की एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं, तो इसको लिखने के लिए लिखिए, ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि निर्गत शक्ति, कितना शक्ति बाहर निकलता है और कितना शक्ति निवेश यानी इसको दिया जाता है, उसी के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ठीक है, यानी फार्मूला पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति, कितना शक्ति कहाँ निकला बाहर, अनिवेशित शक्ति यानी कितना शक्ति इसको क्या किया गया, दिया गया, तो इसी के अनुपात को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, तो इस प्रकार क्या प्रश्न था, ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी दक्षता को समझाए, तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। ओके, प्रश्न संख्या 28 देखिए, 28 प्रश्न है, कूलॉम के नियम की सीमा है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि कूलॉम के नियम की सीमाओं को लिखें। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, देखिए कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, तो पहला क्या हो गया कि जो कूलॉम का नियम होता है यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही क्या होता है, सत्य होता है, तो ये इसका क्या है, सीमा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, तो जो कूलॉम का नियम होता है यह न्यूनतम दूरी या कम से कम दूरी के लिए ही सत्य होता है, अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं होता है, तो ये भी इसका क्या है, दोष है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है कि यह नियम 10 की पावर -15 दूरी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, 10 के पावर -15 दूरी से अगर कम हो, इससे कम दूरी हो, तो इसके लिए यह सत्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 की पावर -15 से कम दूरी पर नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण यह बल अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नियम है ये 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उस समय कौन सा बल कार्य करने लगता है, नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण यह बल क्या हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हम लोग लिख दिए कूलॉम के नियम की सीमाएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, प्रश्न संख्या 29, विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखें। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा के गुण क्या होता है, इसी को लिखना है। देखिए इसमें हम लोग गुण निम्नलिखित 4 लिखें, आप जो चाहे 2 या 3 लिख सकते हैं। तो पहला है, देखिए विद्युत बल रेखाएं के निम्नलिखित गुण है, पॉइंट तो देखिए, सबसे पहला, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से लंबवत निकलकर ऋण आवेश में लंबवत प्रवेश करती है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, वो भी लंबवत, और ऋण आवेश में प्रवेश करती है, वो भी कैसे, लंबवत। ठीक है, तो धन आवेश से लंबवत निकलती है और ऋण आवेश में
लंबवत प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह एक खुला परिपथ है। तो विद्युत बल रेखाएं खुला परिपथ है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा कैसा परिपथ है, तो विद्युत बल रेखाएं एक खुला परिपथ है। तीसरा है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा डाली जाए तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, तो ये हो गया गुण 3। 4 नंबर देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कतान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती है, जो कभी संभव नहीं है। इसको अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो उसका उत्तर भी हो जाएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कतान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती है, जो कभी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न भी हो गया कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, और एक प्रश्न हो गया कि विद्युत बल रेखा के गुण को लिखें। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न इसका, प्रश्न संख्या 30। अतिचालकता क्या है, इसका उपयोग लिखें। ठीक है, पूछा जाता है कि अतिचालकता क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चाहे उपयोग लिखें। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है। ठीक है, तो वैसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटता है और शून्य हो जाता है। ठीक है, घटेगा और क्या हो जाएगा, शून्य। तो वैसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और देखिए, और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। तो पदार्थ में जो यह गुण है, इसी गुण को क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलेंगे। ठीक है, अब पूछा है कि अतिचालकता का उपयोग लिखें। तो इसका उपयोग देखिए क्या है, तो उपयोग, तो देखिए अतिचालकता का उपयोग होता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाली चुंबक बनाने में। ठीक है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में अतिचालकता का उपयोग होता है। दूसरा हो गया कि ट्रांसफार्मर और सुपर कंप्यूटर, जो ट्रांसफार्मर होता है या सुपर कंप्यूटर होता है, उसको बनाने में अतिचालकता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न था, अतिचालकता क्या है, इसका उपयोग लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग VVI 12th फिजिक्स शॉर्ट क्वेश्चन में कंप्लीट 30 प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके।